नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी का चुनाव मंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज दिन भर बिहार के नेताओं से हमारी बातचीत आप लोगों ने देखी। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी था। एक अंतर लेकिन साफ नजर आ रहा है, जहां एनडीए बड़ा व्यवस्थित दिख रहा है, हुई थोड़ी बहुत बयानबाजियां, थोड़ी नाराजगी, लेकिन उसके बाद सबने शांति से अपना सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, कैंडिडेट अनाउंस किया और नॉमिनेशन भी करा लिया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महागठबंधन में अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। इन सब बाद में सब नॉमिनेशन भी हो जाएगा, चुनाव भी लड़ लेंगे, लेकिन इस सबका एक इंपैक्ट जनता के मन पर भी जाता है। ये तो एक बात हुई कहने के लिए। दूसरा, एनडीए के अंदर कितनी कोहेसिवनेस है, कितनी एकजुटता है, और क्या वाकई इस बार जेडीयू और बीजेपी खास तौर पर एक यूनिट की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। और एक ऐसा यूनिट है जिसमें कोई छोटा पुर्जा बड़ा पुर्जा नहीं है, बराबर की अहमियत, क्योंकि बराबर सीटों पर भी इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। ये दूसरी बात। और तीसरा जो यक्ष प्रश्न है, अगर एनडीए चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? ये सब सवाल हम हर किसी से पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार कहते हैं ना, मौके पे आदमी मिलना। तो मैं आपको उसी शख्स से मिलवाने जा रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का। सांसद भी हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। और आदमी कितना बड़ा है तो आपको देख के लग ही रहा होगा, 2 लोग लगाने पड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। सर गलत तो नहीं कहा कुछ? देखिए, अच्छा पहले तो अब सब ठीक है सर, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, एब्सोल्युटली। हम लोग का तो कैंपेन शुरू हो गया। आज भी हम लोग कैंपेन करके आए और कल से ही शुरू है। और मुझे लगता है नॉमिनेशन भी आज फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो गया और कल तक सेकंड फेज का भी मोस्टली नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी कोहेसिवनेस के साथ नंबर डिसाइड हुआ या कौन सीट कौन लड़ेंगे, तब तो मान लीजिए इतना बड़ा आप जब करते हैं तो थोड़ा बहुत ये रहता है, लेकिन बिल्कुल एक यूनिट की तरह एनडीए चुनाव लड़ रही है। कहीं कोई गैप नहीं है किसी तरह का। लेकिन हमारे बीच में काफी चर्चा हुई है देवेंद्र, और हम लोग तो दिल्ली से ही बात करते हुए आ रहे थे। एक वक्त तो ये खबरें भी आई कि नीतीश जी नाराज हो गए हैं जब वो चिराग कितनी सीट लड़ेंगे वाली बातें चल रही थी, लिस्टें घूम रही थी, ये सीटें दे दी गई उनको। पूछ दिया। हाँ, ये इंट्रोस्पेक्शन करने का काम पत्रकारों का भी है कि एक झूठ को किस तरह बिल्ड किया जा सकता है, वो उसका एक इंस्टेंस है। आजकल जो एक या तो 10-20% भी सच्चाई हो, उस पर कुछ आप अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हम लोग भी सुबह देखे तो पता चला कहां से ये खबर आई है। और शायद जो हमारे विपक्ष के लोग हैं कि उनको और कुछ बचा नहीं है, तो फॉल्स स्टोरी प्ले करना, कहां से कहां चले गए, रात में कौन मिल लिया, कौन नाराज हो गए, किसको डांट दिया, ये तक किसको डांट दिया, मेरे बारे में डांट दिया। मैंने कहा कि हम तो रात में हम लोग सारा कुछ तो निकले, कहीं कोई बात नहीं थी, कहां से चल गया। तो ये जरूर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि लोग ट्रस्ट करते हैं आपको स्टोरी कहते हैं, आपके जो दर्शक है वो देखते हैं। इतना बड़ा झूठ आप फैला रहे हैं, आप मतलब आप नहीं, जो मीडिया सर्किल में लोग हैं, और इस तरह के लोग भी आ गए हैं। पहले कोई गलत खबर कोई चला देता था, मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को जानता हूं जिनको लगता था मैं किसी वजह से उनको कोई गलत जानकारी मिल गई तो खुद भी रियलाइज होता था कि कहीं न कहीं गलती हो गई। अब तो वो भी नहीं है, सुबह में कुछ बोल रहे हैं और दोपहर तक वो गलत हो गया तो कोई असर भी नहीं है इस चीज का। बिल्कुल झूठ, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। और जब भी जो बात हुई, चाहे नंबर की बात, जो बोल रहे हैं कि सीट मांगा गया, राजगीर हमारे पार्टी के मंत्री हैं रत्नेश सदा सोनबरसा, कभी चर्चा भी नहीं हुई। मांगने की बात तो छोड़ दीजिए, चर्चा भी होती है ना कि कोई चीज डिमांड किया गया, हमने रिजेक्ट कर दिया, कभी नहीं मांगा गया ये सब चीज। कोई भी सिटिंग सीट जो हम लोगों के पास है वो नहीं मांगा गया, नॉट वन। एक मांगा गया और मुख्यमंत्री जी के कंसेंट से वो सीट हम लोगों ने छोड़ा, वो है तारापुर, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी लड़ रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट सदा जी को तो लेकिन सिंबल दिया ना आपने शुरू में, फॉरवर्ड कभी। मैं तो वही कह रहा हूं, ये इंट्रोस्पेक्शन मीडिया को भी करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको, अगर इसके डायमेंशन को आगे बढ़ाऊं, क्या ये अंदेशा भी है, जैसे मीडिया को तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी ऐसी चीजों को प्लांट किया? मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं आइडिया कहां से ये बात आई है, लेकिन जो जिन सीटों की बात कह रहे हैं वो हम लोगों के, हमारे पार्टी के जानकारी में तो कभी आई ही नहीं, न कभी डिमांड किया गया। सर गौर कीजिएगा सवाल पे, क्या जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी इसको बढ़ाया? मुझे नहीं आइडिया।
मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर दूं कि कहा यह जाता है कि क्योंकि संजय झा जी एकदम से ड्राइविंग सीट पे हैं और नीतीश जी के दिशा निर्देशन में वो पार्टी चला रहे हैं, तो कुछ आपकी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इस बात को पसंद नहीं करते, वो ये सब चीजें प्लान कर मुझे रहे नहीं हैं। लगता ये बात होगी। ये तो ज्यादा नैरेटिव विपक्ष से ये बात बनाई जाती है, क्योंकि उनको चुनाव का रिजल्ट या नीतीश कुमार का काम उनको पता है। ये चीज मैं सच्चाई बता दूं, उनको नॉलेज है कि बिहार के राजनीति के सबसे बड़े पिलर नीतीश कुमार है। तो वो कुछ न कुछ कंफ्यूजन करना, अपने पार्टी में नहीं देखना, दूसरे के पार्टी में झांक करके जा करके उस पर कमेंट्री देना, उस पर बाइट देना, अपने परिवार में क्या हो रहा है, पार्टी पूरे परिवार की है, कुछ नहीं बोलना, लेकिन जेडीयू में क्या होगा उस पर ये तो खैर ठीक है। मैं आपको बताऊं ये बिल्ड कैसे हुई बात। एक तो ये खबर आई कि नाराजगी हो गई, उस पर वो जिनका आपने नाम लिया उनको सिंबल देते हुए दिखाई भी दिए, रत्नेश सदा जी को, उनको सिंबल जब दिया जा रहा था उसकी तस्वीर जारी की गई थी ना आपकी पार्टी नहीं, की तरफ हमारी से। पार्टी से बहुत सारे लोगों की हाँ, मैं बता रहा हूं कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। फिर उसके बाद आपने रिएक्ट किया इस पे, बेसलेस चीज है, नीतीश जी को सब पता है। ललन सिंह जी ने रिएक्ट किया कि नीतीश जी की मर्जी के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं कभी भी। तो ये हुआ कि भाई अगर खबर में कुछ भी दम नहीं तो फिर रिएक्शन क्यों आ रहा है, एक बात। फिर आपने वो धरना हो रहा था सीएम आवास के बाहर, एक थे ना एक और गोपाल मंडल जी। गोपाल मंडल जी, तो वो सब जब चला तो लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं, कभी जिन सीटों को लेकर के एक कंफ्यूजन चलाया गया, कभी किसी पार्टी से हम लोगों के पास डिमांड नहीं आया था। देने नहीं देने की बात तब आती जब कोई डिमांड आता। मैंने बताया हमारा सिटिंग सीट एक रिक्वेस्ट आया था तारापुर का, और उसके बदले हम लोगों ने उनका कहलगांव सिटिंग सीट है वो हम लोगों को दिया। कहलगांव में हमारे पहले सदानंद सिंह होते थे स्पीकर, उनके लड़के हैं, उनको हम लोग लड़ा रहे। शुभानंद मुकेश बाहर से पढ़ लिख के आया है, समझदार है बहुत, और उनको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और कोई सिटिंग सीट का कभी बात ही नहीं हुआ। लेकिन ये भी सच है कि जब आप नंबर फिक्स करते हैं, और जो पिछली बार हम लोग सीट लड़े तो स्वाभाविक है कुछ सीट हमको ऑफलोड करना था, कुछ बीजेपी को करना था। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया और डिस्कस करके एक लिस्ट दिया कि भाई ये हम लोग कर सकते हैं। और वो सीटें चिराग पासवान को, क्योंकि उनको भी जानी थी कुछ सीटें, वो पिछली बार वही कह नहीं रहा थे, इस बार आ रहे थे। और पिछली बार उनकी भूमिका विज़ावी जेडीयू थी, वो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर के भी कोई खटास नहीं थी मन में कि भाई इनको ये सीट क्यों दे हम। मैंने कहा ना कि सिटिंग सीट पर तो चर्चा ही नहीं हुई। मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देता हूं, एक भी सिटिंग सीट कभी डिमांड किया ही नहीं गया हम लोगों से, एक को छोड़कर, वो भी रिक्वेस्ट था। तो 2 दिन तक तो देवेंद्र यही खबर चलती रही कि चिराग पासवान को 29 सीट दी जा रही है, इससे बाकी सब नाराज है। बिल्कुल, और इतनी दरियादिली कैसे कि बीजेपी की सिटिंग सीटों को एलजेपी डिमांड कर रही थी या आप लोगों की सिटिंग सीट को डिमांड नहीं कर रही थी, ऐसा हम कैसे? लोग के नॉलेज नहीं याद है, मुझे बता रहा हूं, हम लोगों के नॉलेज में हमारी कोई भी सिटिंग सीट नहीं मांगी गई। एक मांगी गई तो बीजेपी से मांगी गई उनके डिप्टी सीएम के लिए। मैंने कहा गया कि एक वहां उनको चुनाव लड़ना, और जब हम लोगों ने सीएम के जानकारी में दी कि ऐसा है, क्योंकि हमारा सिटिंग सीट था, बोले अरे वो लड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चिराग पासवान जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, इन लोगों के साथ तो आप लोगों की कोई बैठक ही नहीं जेडीयू की, जो भी बातचीत करती थी बीजेपी करती थी, इसके पीछे वजह? बिल्कुल बीजेपी के लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग लगातार टच में थे ना सारी चीजों पर, आपस में हम लोग का कम्युनिकेशन था, सारी बात चल रही थी, और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे, चाहे नंबर हो, अगर नंबर ही, इसलिए सफाई का बात कर हम लोग को बोलना पड़ा कि रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि कभी कभी आप इस तरह से उसको बिल्ड कर दिया गया। हमको पहली बार लाइफ में लगा, मैं सही कह रहा हूं, कि फॉल्स नैरेटिव अगर बनाना चाहे, कुछ सच्चाई हो उस पर बने, तो लगता है कि हाँ इतना तथ्य है, इसको इतना प्ले कर दिया गया, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जीरो, जिसका कोई सिरपैर नहीं है, कहीं कुछ बात ही नहीं है, उस पर इतना बड़ा 24 घंटे क्रिएट कर देना। अच्छा, आपका जो एज अलायंस पार्टनर जो कंफर्ट बीजेपी के साथ है, वो चिराग पासवान के साथ भी है? देखिए 2024 का पार्लियामेंट, अब उसको डिग्री में तो आप जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले, इस चुनाव से पहले 20 के बाद 2024 में हम लोग साथ लड़ चुके, सही, जिसमें वो लोग भी साथ थे, हमारे मुख्यमंत्री भी उनके लिए कैंपेन किए उनके सीटों पर, और वो भी हमारे प्रत्याशियों के लिए कैंपेन किए। तो वो तो अब हो गया हिस्ट्री, वो तो ऑलरेडी 24 लड़ चुके हैं साथ में हम। ये तो आप देख रहे होंगे, लेकिन ऑपोजिशन
के निशाने पे आप सबसे ज्यादा है, नीतीश कुमार जी से भी ज्यादा कई मायनों में आपको विलेन बनाया जा रहा है कि इन्होंने जो है अब जेडीयू का काम तमाम कर दिया, इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अपना मिशन पूरा कर लिया। अच्छा, अभी बात सही है कि आप हमेशा ज्यादा सीटें लड़े, इस बार आप लोग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन आया कि साहब नहीं, नीतीश कुमार जी तो एक तरीके से बंधक बन गए, सब कुछ संजय झा कर रहे हैं और संजय झा ने मिली भगत कर ली है भारतीय जनता पार्टी के पास और ये बस सब जेडीयू को बर्बाद करने वाले हैं। तो फिर मैं ये स्पष्ट कर देता हूं, हर एक चुनाव का अपना डायनेमिक्स होता है। इससे पहले हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े 2024 में, उसके भी नंबर्स देख लीजिए, इस हाउस का स्ट्रेंथ भी देख लीजिए, कौन पार्टी का क्या स्ट्रेंथ। बहुत कुछ है ना रिकॉर्ड के लिए। 2015 में हम लोगों के पास 118 सिटिंग सीट था, 118 सिटिंग, हम लोग लड़े 101, 101 सीट लड़े। ये भी एक रिकॉर्ड है। इसलिए ये भी एक रिकॉर्ड है ना, 118 सिटिंग सीट पे 101 लड़े, 17 सिटिंग सीट छोड़ दिया। अभी हम लोग हैं 45 और 101 लड़ रहे हैं। तो इसलिए जब आप अलायंस में रहते हैं तो एकोमोडेट करना पड़ता है। पिछली बार हम लोग लोकसभा में 16 सीट लड़े, वो भी नंबर देखिए ना, कौन कितना सीट लड़ा। इसलिए ये बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब ये सारा नंबर फिक्स हुआ तो जो जिस पार्टी के लीडर है उनसे डिस्कस करके ही होता है। खास करके मैं अपनी पार्टी की बात बता दूं कि नीतीश कुमार जी इस सब मामले में बड़ा लोकतांत्रिक आदमी है। वो सबसे चर्चा करते हैं पार्टी में जो लोग मैटर करते, और फिर वो फैसला लेता है, लेकिन फाइनल फैसला उन्हीं का होता है। और इस टिकट बंटवारे में और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कुछ भी हुआ, हर बात उनकी नॉलेज में हुई, नीतीश जी उन्होंने तय किया। मतलब हम लोग ये करते हैं कि सारा फीडबैक लेकर के पार्टी के और सीनियर लोग जो हर एक पार्टी में वो होता है, वो आपस में चर्चा करके उनके पास रखते हैं, और फिर वो देखते हैं। ऑब्वियसली उनके बिना जानकारी कैसे होगा। नहीं, ये भी खबर थी ना देवेंद्र की, मतलब आप दोनों यहाँ हैं, ये भी अफवाहों का अंत करते हैं और आप भी बता रहे हैं कि कौन सा कौवा कान ले गया था जो नहीं हुआ कुछ, कि जेडीयू ने एक सीट ज्यादा मांगी बीजेपी से। इसमें कोई दो राय नहीं कहा कि भाई जेडीयू के आके बिग ब्रदर की भूमिका में तो जेडीयू रही ही है हमेशा। नीतीश कुमार के नेतृत्व पे ही विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन लड़ते रहा है। ऐसे में जेडीयू ने कैसे इसे डाइजेस्ट किया, और सिंबॉलिक ही सही कि एक सीट ज्यादा जेडीयू का नहीं होना, इसे कैसे एक्सेप्ट किया गया? नहीं, जब मैंने कहा ना कि जब आप एकोमोडेट करते हैं, 2020 के कंपैरिजन में हम लोग के पास एक नए पार्टनर हैं इस विधानसभा में जो 2020 में नहीं थे। तो जब एकोमोडेट करते हैं, जब बात करते हैं, तो फाइनली कंसेंट हो गया। हर एक पार्टी के वर्कर या नेता चाहता है कि हमारा स्पेस बढ़ा हो, हर एक इच्छा होती है, लेकिन अल्टीमेटली सबके सहमति से नंबर फिक्स होता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल कोहेसिव तरीके से ये नंबर फिक्स हुआ। नहीं सर, लेकिन हम आम कार्यकर्ता से नहीं, शीर्षस्थ नेताओं में से एक से बात कर रहे हैं ना, तो इच्छा थी आपकी कि हाँ, हम अभी भी बिग ब्रदर रहें। चलिए इस टर्म को छोड़ दीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमको बीजेपी से ज्यादा सीट लड़नी चाहिए, ये इच्छा थी। हर एक पार्टी का होता है, और क्योंकि नीतीश कुमार जी एक महत्वपूर्ण लीडर है, लेकिन जब हम लोग साथ चल रहे हैं, अब यही स्ट्राइक रेट अगर हम लोग 90% ले आए, अब मैं दूसरे साइड से बात करता हूं, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, यही स्ट्राइक रेट 80% आ गया पूरे अलायंस का, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है ना। तो इसलिए जब अल्टीमेटली जब सारा फैक्टर सामने आता है, तो उसके बाद मैंने कहा ना, इस हाउस का भी तो स्ट्रेंथ देखिए, इस विधानसभा का एक बार उसको भी पीछे जाकर देखिए किसका क्या स्ट्रेंथ है इस हाउस। लेकिन सिंबॉलिक भी, जैसे एक सीट अगर जेडीयू ज्यादा होती तो कम से कम जो अपोजिशन की अगर बात कर लें, तो वो जो नैरेटिव फैला रहा है कि नीतीश कुमार को जेडीयू को खत्म किया जा रहा है, उसको तो विराम लगा सकते थे आप लोग। जी, अपोजिशन के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। हमारे यहां कितनी सीट आती है, हमारे यहां मुख्यमंत्री क्या होगा, अपना हाउस किस ऑर्डर में है, उस पर कभी चर्चा किए हैं? उनके घर में क्या हाल है, उनके अलायंस का क्या हाल है, कौन लीडर है उस अलायंस का, किस तरह के लोगों को टिकट दे रहे हैं। रात में कोई जाता है, सिंबल लेके आता है, और कोइलवर ब्रिज पार करता है, फोन आता है कि चाय पीने आ जाओ, और फिर सिंबल छीन लेता है उससे। पता है आपको ये सब बात? जी, ज्यादा रेट दे दिए तो दूसरा सिंबल खींच के उसको दे दिया। तो वहां यही सब चल रहा है, और यहां अलायंस हो गया पांचों पार्टी का, सीट अनाउंस हो गया, कैंडिडेट अनाउंस हो गया, और कैंपेन शुरू हो। ये डर होता है कि नहीं
सौरभ, इनको वो डर होना भी चाहिए जेडीयू के बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि ऐसा ना हो कि क्योंकि अब सीट बराबर बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर लड़ रही है कि चुनाव के नतीजों के बाद अगर नंबर्स आप लोगों के पक्ष में आते हैं तो नीतीश कुमार जी का भी एकनाथ शिंदे हो जाएगा। देखिए, मैं पहले भी कितनी बार बोला हूं, 2020 का भी रिजल्ट है, हम लोग बार बार बोले हैं इस चीज को, और हमारे नंबर्स कम थे उसमें। हमारे 43 हम लोग जीते थे और 73 या 74 बीजेपी जीती थी। और ये सच है, नीतीश कुमार जी ने ऑफर भी किया था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए बीजेपी को, हम सरकार में रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने कहा क्योंकि हम आपके फेस पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप ही लीड कर रहे हैं इस अलायंस को, तो आप ही को बनना। और 5 साल सरकार चल ही रही है, तो वो भी एक हिस्ट्री है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये इशू। लेकिन संजय जी, उस चुनाव में बीजेपी चुनाव में भी ये कह रही थी कि जितने भी नंबर आए नीतीश जी सीएम बनेंगे। इस बार तो नहीं कह रही? अभी भी कह रही है ना। नहीं, ये नहीं कह रही कि बनेंगे नीतीश जी, हम जीत गए। बनने की भाई बड़ा स्पष्ट तरीके से सबने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अब उसको आप जैसे इंटरप्रेट कीजिए, जब कोई नेतृत्व में चुनाव इसका होता है, जिसके फेस पे आप लड़ते हैं, पब्लिक में बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि ये फेस है, ये इस अलायंस को लीड कर रहे हैं, हो गया बात। कल गृह मंत्री पटना में थे, उनसे ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, है तो चुनाव के बाद तय होगा। उन्होंने भी 2020 में कहा था बनेंगे नीतीश जी मुख्यमंत्री। नहीं, पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं देखा उस स्टेटमेंट को, पूरे स्टेटमेंट को आप देखिएगा तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए उसको, ये उन्होंने कहा। अब इस पर 10 मिनट बहस कर सकते हैं। नेतृत्व में तो लड़ रहे हैं चुनाव, जीतने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैं बताऊं, जहां तक इस अलायंस की बात है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। या आपने एक बड़ी क्लियर कट बात की है। हाँ, इससे ज्यादा लाउड एंड क्लियर नहीं हो सकता है कि इन्होंने ये बता दिया। मतलब ये कि उस बात पे तो कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता आप लोग के। क्योंकि भाई आप अगर जनता जिसके नाम पर जो फेस है किसी अलायंस के, जो लीड कर रहे हैं किसी अलायंस को, तो जो पब्लिक को भी मालूम है ना कि इन्हीं के फेस पे लड़ रहे हैं, जिसमें कोई। और ये इन्हीं शब्दों में अंडरस्टैंडिंग है आपकी और बीजेपी के बीच में? लेकिन ये तो सच है ना कि वही फेस है, उन्हीं के नाम पर हम लोगों के बीच में जा रहा है। ये हमारे लीडर हैं, चाहे हम हो चाहे हमारे और एलआई हो गया बात ना। आप संजय जी सामने, तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी रिकॉर्ड क्लियर हो जाए, क्योंकि अब ये बात तो मुझे लग रहा है लगभग 2 साल से चल रही है कमोबेश, कि जैसे तेजस्वी कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री, वो कहता है हाईजैक हो गए हैं, अफसरों की कोटरी चला रही है, या 2-4 नेताओं जो है उन्होंने उनको घेर लिया है। ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि नीतीश जी उस रूप में वैसे तेवर कलेवर और एक्टिव नहीं नजर आते जितना शायद आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करते थे। एज कैचेस अप विद एवरीवन, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, वो भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन हकीकत क्या है? नहीं, बिल्कुल। आज भी देखिए, एज तो हम लोगों को अभी कभी कभी लगता है कि इतना प्रेशर का काम है कि कभी कभी याद रहता है, कुछ चीज स्लिप कर जाता है, वो तो नेचुरल है, किसी के साथ हो सकता है। आज भी हम लोग चुनाव कैंपेन में हम लोग गए हुए थे जगदीशपुर, इससे पहले भी कल भी हमारा चुनाव कैंपेन जो शुरू हुआ, हम लोग समस्तीपुर दरभंगा गए हुए थे। और नीतीश जी मुझे लगता है कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बिहार के। और आज भी जितना उनका मूवमेंट रहता है, जितना फील्ड में जाते हैं, आप पता करिएगा, इस चुनाव से पहले भी जो उनका यात्रा था, शायद उनको मैच करना मुश्किल है। इसलिए उस सब में कहीं कोई समस्या नहीं। एलाइज को लेकर जैसे फिर से एक बार पूछे हैं कि अरुण जेटली जी के साथ सौरभ, उन्होंने बहुत करीब से काम किया है, तो वो एक टर्म का इस्तेमाल करते थे कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि मीना कुमारी सिंड्रोम से ग्रस्त रहते हैं, हर बात पे दुखी ही होते हैं। आप लोगों के एलाइज में भी वो सिंड्रोम ऐसा रहा, तो उनको फिर एडजस्ट कैसे किया गया, फाइन ट्यून कैसे किया गया? नहीं, आप में से कोई उस नेता का नाम लेगा? इनसे ही पूछ लिया जाए, करना पड़ेगा। ये जब अलायंस में जब साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से हर एक पार्टी के अंदर प्रेशर रहता है, उनके यहाँ भी टिकट के दावेदार रहता है, उनके भी वर्कर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। मतलब आप समझ गए किसकी बात है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी के साथ लोग एडजस्ट करते हैं, जो भी नंबर्स हैं। और ये उस मामले में बहुत मैच्योरिटी है इस अलायंस में। आपको बता दूं, पिछले 3 महीना से हम एज एनडीए पहली बार 243 विधानसभा में एनडीए ने अपना सम्मेलन किया,
कोई जेडीयू बीजेपी ने नहीं, पूरा एनडीए का सम्मेलन हुआ है। तो ऊपर से नीचे तक पूरा एनडीए आपको पूरा यूनिफाइड और यूनाइटेड दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है एनडीए में यहाँ पर। सर, मैं एक प्रशांत किशोर के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। उनके दावों पे नहीं, क्योंकि वो भी अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उनके दावों को भी हम एक पॉलिटिकल उसमें देखते हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम नीतीश जी से क्या है और इतनी प्रॉब्लम क्यों है? साथ में थे, पार्टी में भी स्थान मिला, सब कुछ था, और आप भी उनको नजदीक से ही आपने उनको देखा होगा। मतलब अब वो इतने खिन्न हैं नीतीश जी से कि 25 सीट आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये व्यक्ति बस नहीं होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री। ऐसा क्या हुआ है? अब ये तो बिहार की जनता तय करेगी ना। ये किसी इंडिविजुअल के कहने से क्या सीट आएगी और कौन क्या बनेगा, वो तो होगा नहीं। ये तो बिहार की जनता तय प्रॉब्लम करेगी। क्या है नीतीश जी? और वो तो वही बताएंगे, मुझे नहीं जानकारी है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन आज के डेट में भी नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े धुरी हैं। उनके बिना बिहार की राजनीति में सरकार बनाना असंभव है, संभव नहीं। सौरभ, संजय के बारे में एक बात कही जाती थी हमेशा से ही कि जेडीयू आरजेडी गठबंधन के ये सख्त खिलाफत रहे हैं, खिलाफत करते रहे हैं जब गठबंधन रहा तब भी। और उसके पीछे की वजह अगर जाने कि आखिर ऐसी क्या बात थी उनके गवर्नेंस में जो आप उनके साथ एकदम ये डाइजेस्ट ही नहीं करते थे। मुझे कहा जाता था कि संजय जी चाहते हैं कि अकेले भले रह लें, आरजेडी के साथ वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। वजह क्या? नहीं, मैं एक बात बताता हूं कि हम लोग रहे हैं, बाहर भी पढ़े, और हम लोग को थोड़ा अजीब लगता था जब पढ़ते थे, हम लोग को बिहारी आइडेंटिटी भी छुपाना पड़ता था या बोलने में शर्म लगता था। ये सच्चाई है। अब जिसका इतना बड़ा लेगेसी रहा हो जिस स्टेट का, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा यूनिवर्सिटी था, सोच लीजिए। और उस स्टेट में अगर अपने स्टेट के आइडेंटिटी के लिए लोगों को शर्म लगे, ऐसा स्टेट बना दिया था यहां पर। तो नीतीश जी ने बहुत, आज कहना आसान है, आज आप पटना आए हैं ना, कि पटना का फ्लाईओवर, पटना का मेट्रो, पटना का मेरीन ड्राइव, पटना का म्यूजियम, बिहार म्यूजियम जरूर जाके देखिएगा। वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है पटना में नीतीश जी ने जो बनाया है। शायद देश में ऐसा म्यूजियम नहीं मिलेगा आपको। ये सब 20 साल की कहानी है। तो बिल्ड करने में तो बहुत मुश्किल रहता किसी चीज को। उनको कोई महाराष्ट्र और दिल्ली नहीं मिला था। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो यहां पर वो टाइपराइटर भी ठीक से नहीं था। हमको याद है कि वो मंत्री वाला जो अपना सूची बनाए थे, वो हाथ से पेन से लिख के बनाए थे, गवर्नर के यहां भेजे थे। इस स्थिति में रेमिंगटन टाइपराइटर रहता था। ये मैं बात कर रहा हूं 2005 नवंबर की। वहां से स्टेट को बिल्ड करके खड़ा किए। अंडू करने में समय नहीं लगता, 6 महीना काफी है। तो जो लोग कुछ दिन सरकार में भी थे, उनका कल्चर और नेचर थोड़े बदल जाता है। क्या करते थे? ऐसा क्या होता था? सब कुछ जो आप समझ सकते हैं, जो उनका वो रहा है। और नीतीश जी खुद फील करते थे। अगर नीतीश जी निकले उस अलायंस से, उसका लार्जर ये था कि उनको ये इनफॉर्मल डिस्कशन में कहते थे कि भाई तो जो कुछ किए है ये तो बिल्कुल बड़ा खत्म कर देगा। चाहे वो किसी भी तरीके का, वो थाना तक में फोन कर सकता है भाई। क्या ये बात सही है कि आरजेडी की तरफ से डिमांड होता था कि आधे जिलों के डीएमएसपी हम बनाएंगे, आधे के आप बनाएंगे? कल्चर रहा ना उनके गवर्नेंस का। आप नहीं देखते नीतीश जी बोलते कि मैंने मौका दिया लेकिन नहीं सुधर सकता, यही उनका रहता है। और सच्चाई है, उनके गवर्नेंस को कहीं ना कहीं वो हिट कर रहा था। मैं तो अब सर ये सोच रहा हूं कि बीजेपी ने उनको कितना परेशान किया होगा कि उन्होंने इस कल्चर से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, छोड़ के वहां भी जाने को तैयार हो गए। ये भी थोड़ा बताइए। वो भी वजह क्या थी, ये भी जानना चाहिए सर। मतलब ठीक है, मतलब वो रहा, अब तो खुद पब्लिकली उनका रहा है कि नहीं भाई ये गलत। लेकिन हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं कोई बात रही 2020 का इलेक्शन भी कह सकते हैं, एक उस सिचुएशन को बनाने में, और फिर आगे भी सरकार चलाने में कहीं ना कहीं कोई बात हुई जो ट्रिगर किया सारा चीज। अच्छा, हमने पूरी चर्चा में जो मुख्य चैलेंजर है उनकी बात नहीं की, तेजस्वी यादव की। 2 मौकों पर नीतीश जी के अंडर उन्होंने एज डेप्यूटी सीएम काम किया है। सो उनके साथ इंडिविजुअली मैं पूछ रहा हूं, उनके साथ काम करने का अनुभव क्या है? आप मुझे बताइए, 6-7 मंत्रालय खुद लेके बैठ जाना, और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, या तो आप उतना टाइम उसमें लगाइए, स्टेट का कॉम्प्लेक्स इशूज है। तो ये क्या कहते हैं, पावर जो है ना वो एकदम राजपाट चलाने के लिए, सेवा, जो नीतीश कुमार का एक थ्योरी है कि ताकत मिलती है सेवा के लिए, राजपाट, उसी फ्रेम में ये लोग जी रहे हैं। वो जो सिल्वर स्पून का जो कुछ मिल जाता है ना, क्या बैठे बैठे आप,
तो उसी फ्रेम के लोग हैं। उनका गवर्नेंस में कोई ना इंटरेस्ट ना नहीं ना ना ना, वो सब तो खैर शब्द यूज भी मत कीजिए। वो सब कोई मतलब ही नहीं है। गवर्नेंस क्या है, कैसे काम करना है, राजभोग करना है, वो उस टेम्परामेंट में। अगर आखिर एक में आप- सवाल सौरभ खाली आखिर में इनसे पूछ लें कि गठबंधन को लेकर अगर कहें कि जैसे आपने बताया कि चिराग पासवान 2020 में भले जो भी हुआ 24 लोकसभा में साथ रहे, लेकिन ये भी हकीकत है ना कि 24 लोकसभा के बाद अभी कुछ महीने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए नीतीश कुमार की सरकार पे। ऐसे में क्या ये अंदेशा होता है कि चुनाव के बाद अगर नंबर्स ऐसे आए कि इसमें एलजेपी की प्लेयर हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, आज स्पेकुलेट चीजों को नहीं कर सकते। आगे क्या रिजल्ट होगा उस समय इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल बात पर कोई कमेंट करूं आज वो नहीं है। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आज भी देश में, आप भी पटना में है, आपके अभी तो 7:30-8 बज रहा है, आप भी 10 बजे निकल के पटना में जाइए, 11 बजे निकल के जाइए। यहां तो लड़कियां स्कूटर चला के जा रही हैं 11 बजे रात में पटना में। जी इंडिविजुअल केस तो कहीं दिल्ली में होता है, नोएडा में होता है, बॉम्बे में होता, कहीं हो सकता है एब्रेशन, वो तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होना, कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज होना, कोई क्राइम होता है उसको क्रैक नहीं करना, तब आप कह सकते हैं उस चीज को। संजय जी, बहुत समय लिया आपका हमने, और उम्मीद करते हैं चुनाव में और अवसर आएंगे आपसे बात करने के। बहुत शुक्रिया चुनाव मंच पर आने के लिए आपका। थैंक बहुत धन्यवाद। थैंक यू।